और इस आजादी का गलत फायदा उठाने का आपसे सवाल होगा कि आपने जब तक आपको भीड़ कंट्रोल नहीं करना आती है तो आपने क्यों इस चीज का इंतजाम किया। ये बुजुर्ग के का आस्थाना है, जिनकी खिदमत से एक जहां आबाद थी, जिनकी बुनियाद पर एक जहां आबाद है और जिनकी बुनियाद पर ये पूरा माशरा मुअत्तर है, उस बुजुर्ग के आस्थाने पर आकर अगर हम बेहुदगी करते हैं तो साहब हमें सोचनी चाहिए कि हमारी आखिरत क्या होगी। ये सबसे पहली चीज है। मुमकिन है आपको तकलीफ होगी कि भाई साहब ये खुसूसी खिताब के लिए हमने मुसव्वी रजा को बुलाया और उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। एक तो ये बात थी। दूसरी बात क्या है, जो काम करने का हो वो काम हम करते नहीं है। फालतू का काम में हमें इतना मन लगता है, इतनी दिलचस्पी हमारी बढ़ गई है। 50 काम करने के मुसलमानों के पास है, 50 तरीके से कमी हमारे पास है। आज हमारे बच्चे आवारा हो गए, इस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं साहब, इस उर्स पाक में उर्स कमेटी के मालिक अगर हमारा सहयोग करे और हमसे सहयोग ले ले, हमारा वो करें हम उनका करें, यानी हम मतलब हमारे उलमा, हम एक दूसरे की मदद करने को तैयार हो जाएं। मैं कहता हूं जितना बड़ा आस्थाना है, इस आस्थाने से जुड़ा इस झारखंड का सबसे बड़ा मदरसा इसी इलाके में खुल जाएगा। और मैं दावे से कह सकता हूं फिर हमारे बच्चे अशफिया नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे अमजदिया नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे बरेली शरीफ नहीं जाएंगे। आपको मालूम है बरेली अमजदिया अशफिया वगैरह हमारे बच्चे क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तालीम का इंतजाम नहीं है। हम झारखंडी, हम बिहारी, हम बंगाली, हम ये सब सिर्फ कहते रह गए। पूरा उत्तर प्रदेश के मदारिस हमारे बच्चों से भरे हैं। अगर हम यहाँ मदरसा खोलते तो इस तरह से काम नहीं होता। जिस कोर्स की बात करें आप, बरेली शरीफ ले लें, जबरदस्त इदारे वहां पे, एक नहीं कई दर्जन मदरसे वहां पे खुल गए। खिजूर शरीफ की बात करें, वहां भी मदरसे खुल गए। साहब यहाँ आप क्यों नहीं करते? आप कर सकते हैं, मगर दिलचस्पी नहीं है आपको, मन नहीं लगता आपको। आपको ऐसा लगता है कि चलो भाई ऐसे ही ठीक है। नहीं, आप मदरसा कायम कर सकते हैं। अगर मदरसा पहले से कायम हो, स्कूल खोलिए। स्कूल पहले से हो तो यूनिवर्सिटी कायम कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट का बेहतर इस्तेमाल कीजिए। एक आवाज पर उर्स की तारीख का ऐलान होता है। एक तारीख में अगर हजारों लाखों लोग जिस आस्थाने पर दस्तक देने आ जाते हो, अगर मुझ जैसा मौलवी एक डब्बा रख दे और ऐलान कर दे कि मुझे इस साल ही नेक्स्ट उर्स से पहले इस साल ही एक बड़े कॉलेज का निर्माण करना है, जितने जायरीन आ रहे हैं सबको 500-500 रुपया देना है, तो 5 घंटे में एक डब्बा फुल हो जाएगा। मगर इसमें हमें सबसे पहले सच्चाई से काम करना होगा। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, आप मेरे भाई हैं भैया, हमारे दुश्मन आप नहीं है। आप यहाँ इदारा बनाएंगे तो इस मुआशरे के बच्चे और बच्चियों की तालीम के लिए बेहतर बंदोबस्त होगा। आपको नहीं मालूम पूरे हिंदुस्तान में आज हमारे बच्चे मजदूर हो गए। हम दूसरों के टारगेट में हैं, दूसरों के निशाने में हैं। आज मिटे कल मिटे, मिटना तय है। ये जो आप और हमने सोच बनाई कि कौन मिटाएगा, ये तो ख्वाजा का हिंदुस्तान है, यहाँ से ख्वाजा के ऊंटनी को नहीं हटा पाया तो हमें कोई कैसे हटा पाएगा। ये सिर्फ शायरी में हम लोग सुनते हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर लोग हटाना चाहे ना, 5 सेकंड लगेंगे हमें भगाने के लिए। कुछ है ही नहीं हमारे पास। ताकतवर एक कौम ताकतवर कब बनती है? जब उनके पास एजुकेशन होता है, उनके पास हुनर होता है, उनके पास सियासत होती है, उनके पास इज्तिमाई कुव्वत होती है। वो कोई एक चीज आप दिखाइए जिस पैटर्न पे आप ये कह सकते हैं कि हजरत ये ताकत है मेरे पास, इस ताकत की बुनियाद पर हम दुश्मनों को पछाड़ सकते हैं। कोई ताकत नहीं। सबसे बड़ी ताकत ईमान की ताकत होती है। वो तो आप और हमने पहले ही कमजोर कर रखा है। रूहानी तौर पे तो हम पहले कमजोर हो गए। समाजी एतबार से जिस चीज को हम ताकत कह सकते हैं वो भी हमारे पास नहीं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अल्लाह के वास्ते इस आस्थाने से आप एक बड़ा काम कीजिए, बड़ा काम कीजिए। उलमा कराम का सपोर्ट लीजिए। आपके इलाके में बड़े अच्छे अच्छे उलमा हैं, इनकी खिदमत अगर आप ले लें, इनसे खिदमत ले लें और इनका सपोर्ट आप कर दें तो एक बड़ा काम हो सकता है। ये कब तक आप गलत तरीके से गलत काम करते रहेंगे? एक बच्चा भी अगर आपके आस्थाने से जुड़े मदरसे से एक बच्चा भी हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, 50,000 उर्स कराने से भी हमारे सरकार जितना खुश नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा आपसे जुड़े मदरसे से पढ़कर एक बच्चे की कामयाबी से आप खुश होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आप लोग तो हाँ कह सकते हैं ना। और ये काम करने में आपको रसीद नहीं काटनी पड़ेगी।
रसीद नहीं उठानी पड़ेगी। आज एजुकेशन के डिपार्टमेंट में आप काम कीजिए, आपके पास काम करने के लिए सारे मैदान दरवाजे खुले हुए हैं, मगर कोई तवज्जो नहीं। अगर कोई करनी भी आ जाएगा ना, अगर कोई मौलवी मदरसा खोल दे, मदरसे के लिए आ जाए, तो 50 दुश्मन इसी पब्लिक से, इसी कौम से, इसी कम्युनिटी से खड़े हो जाएंगे। 50 अरे मौलवी साहब देखो कमाने का धंधा शुरू हो गया। अब तो रमजान आ रहा है, रमजान के बाद अगर कोई मौलाना गाड़ी खरीद ले, बाइक, कयामत आ जाएगी उसके गांव में। जी जी सबसे पहला यही बोलेगा सब कि लगता है इस बार रसीद गलत छपवा के ये अलग से पैसा बचाया है। सिक्योरिटी खुद बोल देता है, पता लगाता है अगर हिसाब किताब दिया नहीं मौलाना, ये मतलब गाड़ी खरीदा कैसे है। मेरा मोबाइल अभी मैं 2 दिन पहले भी खिताब में बोला, ये मोबाइल आईफोन है। मुझे किसी ने कहा हजरत ये ओरिजिनल है। मतलब ये हमारा तमाशा है कि ये मोबाइल सिर्फ हम यूज कर सकते हैं, मौलाना आईफोन नहीं यूज करे, मौलाना गाड़ी पे नहीं चले, मौलाना कभी मुस्कुराए नहीं, मौलाना कभी पक्के का मकान नहीं बनाए, मौलाना कभी डेवलप नहीं करे, मौलाना कभी आगे नहीं बढ़े। हम पूरी ताकत से इस उलमा का हम ताकुब करते हैं ताकि ये आगे नहीं बढ़ पाए। अब इसी वजह से हमारा पूरा माशरा धीरे धीरे चौपट होता चला जा रहा है। अल्लाह के वास्ते अपने समाज में आप मदारिस कायम करें, या नहीं कर सकते तो जो लोग कायम कर रहे हैं उनको आप सपोर्ट करें। 1500, 2000, 5000 आप चंदा में ज़कात ना दें। एक चीज मैं बताऊं हजरत, हालांकि मदरसे का जलसा नहीं है, मगर रमजान करीब आ रहा है, शायद ये पैगाम मैं यहाँ के अलावा दूसरी जगह ना दे पाऊं। हम लोगों ने मदरसे को ज़कात का अड्डा बना दिया है, और ये मदरसे को कमजोर करने की सबसे मजबूत सीढ़ी यही थी कि हम मुसलमानों ने या हमारे उलमा ने ज़कात की फजीलत पे गुफ्तगू करते हुए मदरसे का जिक्र जो कर दिया, इसमें पब्लिक को ये बात समझ में आ गई ये मदरसा है, इसमें हम सिर्फ ज़कात दे सकते हैं, खैरात के पैसे दे सकते हैं, और बकरियां दे सकते हैं, खस्सी को कुर्बान करवा सकते हैं, बाकी और कोई चीज करने की हमारी जिम्मेदारी नहीं। जिसके नतीजे में मदरसा धीरे 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 कमजोर हो गया। अमीरों के बच्चे मदरसों से भाग गए, मिडिल क्लास के लोग मदरसे से भाग गए, गरीबों के, लाचारों के, मिस्किनों के, फकीरों के, अपाहिज के, किसानों के, मजदूरों के, ऐसे लोगों के बच्चे मदरसे में रहे चूंकि बाप के पास पैसा नहीं, ज़कात के पैसे से पढ़ेंगे। बाकी अमीर और मिडिल क्लास के लोग सब अपने बच्चे को मदरसे से निकाल दिए। धीरे धीरे नतीजा क्या निकला, मदरसे में खालिस गरीब लोग रह गए, यतीम खाना बन के रह गया, गरीब खाना मदरसा बन के रह गया। इसलिए मदरसा आज कमजोर हुआ, आलिमों का प्रोडक्शन रुक गया। बेशक बेशक ये तो खैर तय है, जो आदमी मदरसे में चंदा ज़कात देगा वो अपना बेटा मदरसे में नहीं दे सकता है। आप क्या कीजिए मदरसे के लिए, जाती पैसा लगाइए, जाती पैसा। जिस तरह स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन के नाम पे आप और हम देते हैं ना, एक बच्चे का एडमिशन हो तो एक बच्चे के एडमिशन के नाम पे 50,000 रुपया हम देते हैं कम से कम, या उससे कम हो, छोटा स्कूल हो तो चलता है। यहाँ मदरसे में अगर 100 रुपया एडमिशन के नाम पे उलमा मांग ले तो कयामत आ जाएगी गाँव में। यार मदरसे में भी एडमिशन में पैसा लिया जा रहा है, तो भैया एडमिशन में मदरसे में पैसा नहीं लिया जाएगा, मदरसा चलेगा कैसे? असातिज़ा की तनख्वाह कहां से आएगी, बच्चे की खुराकी कहां से आएगी? सिर्फ ज़कात के सहारे से मदरसा कहीं आगे बढ़ पाएगा? उसी ज़कात के पैसे से तनख्वाह, उसी ज़कात के पैसे से बच्चों की खुराकी, उसी ज़कात के पैसे से साहब मकान, इमारत, ये सारी चीजें कहां से बन सकती हैं? इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मदरसे को, मदरसा कायम कीजिए, जाती तौर पर मदरसे में पैसा दीजिए, खूब बेहतरीन मदरसा बनाइए। इस गाँव में मदरसा है कि नहीं? मदरसा है ना गाँव में? अरे है तो बोलिए ना, है नहीं है तो नहीं है? कहां तक की पढ़ाई है? मदरसा वो तो मकतब है ना, मदरसा कैसे हुआ? मकतब है, उसको शानदार तरीके से चलाइए आप उसको भैया, हम लोग सपोर्ट करने को तैयार है। मौसवी रजा खुद ही इसके लिए कुर्बानी देने को तैयार है। आप जिस हैसियत से मुझे चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे बुलाने के लिए आप मुझे बुला सकते हैं। हम ऐसे ही मुफ्त में आ सकते हैं। अभी किसी ने कहा कि अबुल हक्कानी साहब ने भी एक बार ऐसे ही मशवरा दिया था, वो अच्छी बात थी, उनका जमाना था, मगर ये जमाना दूसरा है। हम चल के भी आएंगे, माली ताउन की जरूरत पड़ेगी तो उस हैसियत से भी हम खड़ा रहेंगे, मगर कभी आपके इलाके में इस टाइप की जरूरत पड़ेगी तो हर हाल में हम आएंगे। जी 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 जरूर। हमारे उलमा इतने नारे तकबीर, नारे रिसालत, 46वां उर्से सहरवर्दी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे तब तक ये माशरा नहीं सुधर सकता है। एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे तो, तालीम पे काम नहीं करेंगे तो बच्चे मजदूर और अपाहिज और लंगड़ा बन के रह जाएंगे। मैं चेहरे से पहचान रहा हूँ,
देख रहा हूँ कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, किनका क्या मुस्तकबिल हो सकता है, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटीज और हाव भाव से समझता हूँ कि उसने तालीम छोड़ रखी है। या तो मैट्रिक पढ़ता है, या मैट्रिक के बाद इंटर नहीं कर पाया, इंटर किया तो ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। बेशतर बच्चे तो मैट्रिक तक भी नहीं पहुंच पाते। और ये जब से ये मदरसों की तालीम शुरू हुई है, वस्तानिया फुकानिया, इसने तो हमारे माहौल को और जहालत में तब्दील कर दिया है। वस्तानिया फुकानिया कोई पढ़ाई थोड़ी है, वो ये है कि जब कागज उगज नहीं हो, अब भूजा मूढ़ी खाना हो तो उसमें रख के आप खा सकते हैं। तालीम उससे आगे है भैया। मौलवी कीजिए, आलिम कीजिए, फाजिल कीजिए, पीएचडी कीजिए, आपने फुकानिया को ही तालीम समझ लिया और समाज को पूरा चौपट करके रख दिया। अल्लाह के वास्ते हाई फाई स्कूल, हाई फाई मदरसा, बेहतरीन कॉलेज, इसका इंतजाम आज आप इस आस्थाने से जुड़ा हुआ कोई ना कोई इदारा का इंतजाम आप कीजिए। और आप ये कर सकते हैं। सिर्फ उर्स मनाना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उर्स के तनाजुर में अपनी कौम की किस्मत बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। इस भीड़ का जायज इस्तेमाल कीजिए। इन बच्चों की जो भीड़ है, नौजवानों की भीड़ है, अगर ये भीड़ यहाँ आती है, हमारे बुलाने से एक आदमी नहीं आता और आपके कहने से, आपके उर्स लगाने से लाखों लोग आते हैं, तो कम से कम ये फैसला आपको करना होगा कि इन लाखों लोगों की ताकत इस्तेमाल में आए और एक ऐसा इदारा हो जाए कि इस इलाके का कोई लड़का जाहिल न हो, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी जिहत से कामयाब हो जाए। बेटा खड़े हो जाओ। बाबू आप बाबू नहीं हो क्या? खड़े हो जाओ। तुम क्या पढ़ते हो? पढ़ाई करते हो, कहीं भी हो, पढ़ते हो, क्या बनना चाह रहे हो? बताइए। इनको पता भी नहीं है क्या बनना है इनको। इरादा कुछ है? माशाल्लाह, है ना? चलो ठीक है, इरादा बनाओ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे माशरे में। ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो तेज तर्रार होते हैं। 80% नंबर लाने वाले बच्चे, इंटरमीडिएट में 80% नंबर लाकर वो आज मजदूरी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। मैट्रिकुलेशन में 80% नंबर लाने वाला बच्चा 5 साल के बाद चोरी की फहरिस्त में उसका नाम आता है, डकैती की फहरिस्त में उसका नाम आता है। क्यों? क्योंकि उसके समाज ने उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया ही नहीं। कोई तंजीम, फलाई तंजीम बनी ही नहीं। हमारे यहाँ तंजीम बनती है किस लिए? उर्स कमेटी। हमारे यहाँ की तंजीम बनती है जलसा कमेटी। जलसे में इश्तिहारात में हम लोग देखते हैं, नीचे लिखा रहता है अंजुमन इस्लामिया। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम ये अंजुमन कर रही है। जब पूछते हैं भैया क्या काम करते हो आप, तो साल में एक बार जलसा कराना, काम खत्म। अरे भैया 10, 20, 50, 100 लोगों की कमेटी बनी है और इस कमेटी से आपने सिर्फ जलसा किया है, ये कोई काम है? साउथ इंडिया में तो जलसे सिर्फ एक आदमी कराते हैं। हम लोगों को बुलाते हैं, जो लोग साउथ में, गुजरात में गया, एक सेट जलसा करा दिया। तो जो काम अकेला कोई कर सकता है, उस काम के लिए 100 लोगों को आप इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? किसी को सिक्योरिटी बनाने की, किसी को सदर बनाने की, कोई मेंबर है, कोई खजांची है, कुछ नहीं। जलसा करने के लिए 2-4-5 आदमी मिल जाए काफी है। हाँ, इस पूरी जमात में अगर कोई तंजीम बननी चाहिए तो कौमी फलाह के नाम पे बननी चाहिए और कौमी फलाह का काम उसमें होना चाहिए। पब्लिकली मैं कह रहा हूं कि सारे लोग मिलकर एक ऐसी तंजीम बनाए, उस तंजीम में इतने पैसे जमा हो, लाखों पैसे हमारे ऐसे उधर उधर खत्म हो जाते हैं, मगर एक भी तंजीम या एक भी ऐसा फलाही अकाउंट हमारे पास नहीं जिस अकाउंट के तनाजुर में हम साल में एक मर्तबा अपनी मस्जिद के दरवाजे पर एक ऐलान चिपका सके कि हजरत मौलाना साहब, इमाम साहब, आप ऐलान कर दीजिएगा कि 2026 के मैट्रिक एग्जाम में या फुकानिया एग्जाम में जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास करेंगे और आगे की तालीम जारी रखना चाहेंगे, अगर उनके वालिदैन के पास पढ़ाने का पैसा नहीं होगा तो हजरत उन बच्चों से कह दीजिएगा कि वो ना घबराएं, हमारी तंजीम जिंदा है, हमारी कमेटी जिंदा है, हमारी तंजीम जिंदा है, हम जिंदा है, ये ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है। अगर आपने ये ऐलान किया होता, शुरू से ऐसी तंजीम बनी होती, तो हमारे बच्चे मैट्रिक करने के बाद दिल्ली का चपरासी नहीं बनता, हमारा बेटा इंटर करने के बाद कलकत्ता में रिक्शा नहीं चलाता, हमारा बच्चा 8 क्लास पास होने के बाद कहीं जाकर मजदूरी नहीं करता। आज अगर मुसलमान बच्चा दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, दोहा में, कतर में, ओमान में, दुनिया भर में अगर आज मजदूरी कर रहा है तो वह मजदूरी करने की आदत और यह मजदूरी करने की मजबूरी सिर्फ इसलिए है, एक तो यह कि वो गरीब का बच्चा था, दूसरा यह कि वो ऐसे समाज का फर्द था जिस समाज में सिर्फ जमाखोरी पर तवज्जो दी गई, मगर उस जमाखोरी का कभी भी इस्तेमाल कौम की तरक्की के लिए नहीं किया गया। इसलिए गरीब गरीब से गरीब होते चले गए,
अमीर अमीर से अमीर होते चले गए। और वो गरीब जिसका बेटा आज मैट्रिक में 80% नंबर लाया है, मैं दावे से कह सकता हूं मैट्रिक में 80% नंबर लाने वाला अगर आगे तालीम जारी नहीं रखेगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो अगर इंजीनियर नहीं बनेगा तो एक बहुत बड़ा आतंकवाद बनेगा, बहुत बड़ा चोर बनेगा, बहुत बड़ा डकैत बनेगा। क्योंकि उसने ज़हनी तौर पर, ज़हनी एतबार से एग्जाम में यह साबित कर दिया है कि वो बहुत ब्रिलियंट है, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, इसलिए वो दूसरे बच्चों से ज्यादा नंबर लाया है। अगर आप उसे नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ अपने बेटे की तालीम पे तवज्जो देंगे, आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, आपका भतीजा इंजीनियर बन जाएगा, आपका पोता डॉक्टर इंजीनियर, और आपके समाज में 5, 10, 20 डॉक्टर बन जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर एक गरीब का बच्चा मैट्रिक करके आगे नहीं पढ़ सका, उसकी ज़हानत इतनी जबरदस्त है कि वो अपने ज़हनी कुव्वत की बुनियाद पर इतना बड़ा बदमाश बनेगा कि आपके बेटे जो डॉक्टर बने हैं उनकी नींद वो हराम कर देगा, उनका जीना हराम कर देगा, उनका जीना हराम करके उनकी तरक्की के रास्ते में रोड़े डाल देगा। इसलिए मुसलमानों, 5 आदमी आपके गांव से सुधर गए तो ये पूरा गांव सुधरा हुआ गांव नहीं कहा जा सकता। 10 आदमी पढ़कर मास्टर बन गए तो पूरे गांव को पढ़ा लिखा नहीं कहा जा सकता। हमारा पूरा माशरा, हमारी पूरी आबादी, हमारी पूरी सोसाइटी तरक्की याफ्ता और डेवलप्ड सोसाइटी तब कहलाई जाएगी जब हमारी सोसाइटी का हर फर्द तालीम याफ्ता हो, हर शख्स तालीम याफ्ता हो। क्या अमीर क्या गरीब, हर एक की तालीम का जब तक बंदोबस्त नहीं होगा तब तक समाज में खुशहाली और तरक्की नहीं आ सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन उनके बारे में सोचेगा? गरीबों के बारे में कौन सोचेगा? अब हुकूमत की तक रहे कि भाई हुकूमती सतह पर कोई मदद का ऐलान हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हुकूमत को अपना काम करना है, और सच्ची बात यह है हुकूमत की कुर्सी पर बैठा कोई शख्स जाती तौर पर आपका दुश्मन नहीं है, जितना बड़ा दुश्मन आप खुद अपना है। आपको पहले खुद अपने माशरे की सुधार के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका बच्चा पढ़ के आगे बढ़ सकता है ना। ये शाहिद रजा मिसबाही को आप जान रहे हैं ना, बगल में गया है, मेरे दोस्तों में से हैं, मैंने कई बार एग्जाम्पल देकर लोगों को समझाया है। आपको अगर लगता है कि आपके बच्चे तरक्की नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे क्योंकि हुकूमत की कुर्सी पर बैठे लोग हमारे बच्चों का रिजल्ट को नेगेटिव में चेंज कर देता है, वो तरक्की करने नहीं देता है, अगर ये सोच आपकी है तो मैं कहूंगा आप गलत सोच रहे हैं। शाहिद रजा उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। 2014 हिंदुस्तान की आजादी का पहला साल, 15, 16, 17 आजादी के 3 साल के बाद उत्तर प्रदेश भी 17 ही में आजाद हुआ था। तो उस 17 में शाहिद रजा एग्जाम दिया यूपीएससी का। यूपीएससी का एग्जाम एक ऐसा बड़ा एग्जाम होता है जो हमारे बच्चों को आज अभी 75% बच्चों को तो मालूम ही नहीं है ये एग्जाम होता क्या है। तो जो अभी जानता नहीं है तो अब तो 7वें पुश्त में उसके बच्चे नहीं बन पाएंगे। अगर हम चाहते कि हमारा बच्चा आईएएस बने तो कम से कम हमारे दादा को ये चीज की खबर रही होगी कि आईएएस क्या होता है और आईएएस के बाद क्या किया जाता है। तब ये मोहब्बत, ये खुलूस, ये चाहत, ये जुस्तजू, ये कोशिश धीरे 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 हमारे बच्चों में, बच्चों से बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, तब जाकर खानदान का कोई एक शख्स इसके लिए तैयार होगा। यहाँ तो हमारे 75% बच्चों को मालूम नहीं यूपीएससी क्या होता है। एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी का एग्जाम। ये जो डीएम और कलेक्टर और एसपी जो होते हैं ना, जो जिला को चलाते हैं, ये उसी एग्जाम को पास करके आते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देश नहीं चलाता, ये देश को आईएएस और आईपीएस चलाते हैं। और आईएएस और आईपीएस बनते कैसे हैं? उसी यूपीएससी का एग्जाम पास करके वो बनते हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद देना होता है। तो यूपीएससी का पैटर्न है, वो एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। उस एग्जाम का मैं जब शाहिद रजा मिसबाही कब बैठे 2017 में एग्जाम दिए, 18 में रिजल्ट आया। गौर कीजिएगा, आपको लगता है कि ये हुकूमत दुश्मनी करती है तो गलत बात है। 18 में रिजल्ट आया। रिजल्ट में जहां सीता का नाम, जहां गीता का नाम, जहां मोहन का नाम, जहां सोहन का नाम, जहां गणेश का नाम, जहां सनेश का नाम लिखा था, उसी फहरिस्त में बाज़ाब्ता
5 टाइम नमाज पढ़ने वाला, बरकाती टोपी लगाने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल था। ये इस बात की दलील है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसको तरक्की मिलेगी, जो पढ़ेगा वो आईएएस बनेगा। कम से कम इतना तो तय था कि शाहिद रजा मिसबाही इंटरव्यू में छट जाता। बरकाती टोपी लगाकर एक मुश्त दाढ़ी के साथ नमाज जोहर पढ़ के अगर कोई आदमी इंटरव्यू में बैठा हो और तो जैसे हालात है, हालात तो यही कह रहे हैं कि उसको फेल हो जाना चाहिए था, मगर उस बंदे में इतनी क्वालिटी थी कि दाढ़ी रखने के बाद भी दुश्मन हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हैं, फिर भी वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर इस चीज को मनवा लिया कि मैं आईएएस बनने के काबिल हूं, तुमको मेरे ताल्लुक से रिजल्ट पॉजिटिव करने होंगे। अब हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं और बिला वजह बोलते कि हमारा बेटा नौकरी नहीं पाता, हमारे बेटों को सर्विस नहीं मिलती। आज भी सर्विस होल्डर जितने हैं दूसरों के बच्चे हैं, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी है, उनके अंदर जुस्तजू है। आप हमारे बच्चे कब उठते हैं सो के? 9 बजे सो के उठते हैं ना, 9 बजे। 1 बजे रात तक मोबाइल देखेंगे तो 9 बजे उठना ही है, तो 9 बजे हमारे बच्चे सो के उठते हैं। जिन बच्चों को पुलिस में भर्ती करनी होती है वो सुबह 4 बजे भोर में उठते हैं और वो 1 घंटा रनिंग करते हैं। फौज में जाने वाले बच्चे 1 घंटा रनिंग करते हैं। आप सड़कों पे देखिए, हम लोग अक्सर नमाज फजर के टाइम पे या जलसा खत्म होती है हम लोग निकलते हैं सड़कों पे, दौड़ने वाला, टहलने वाला, दौड़ लगाने वाला, कबड्डी खेलने वाला, तैयारी करने वाला, जितने नौजवान आज तक हम लोग को मिले हैं सारे नौजवान उन्हीं के हुए हैं जिनको आप अपना दुश्मन समझते हैं। और आपका बेटा कंबल ओढ़कर सोया हुआ है और आप कहते हैं कि हमारा बेटा फौज में नहीं है। अरे सोया हुआ आदमी को कोई उठा के फौज में डालेगा? उसका एक क्राइटेरिया है ना कि 6 किलोमीटर की परेड करनी होगी, दौड़ लगानी होगी, इतने सेकंड में दौड़ना होगा, 6 मिनट में दौड़ना होगा। कितने बच्चे हैं तो कलेजे बाहर आ जाएंगे हमारे बच्चों के। अगर 6 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा जाए इन लोगों को, एक ही राउंड में मर जाएगा ये हजरत। 1600 मीटर ना, 1600 मीटर, हाँ बता नहीं पता कितना है, वो अलग डिपार्टमेंट है, मगर कुछ ना कुछ ज्यादा जरूर है उसमें, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने बच्चे उससे फेल हो जाते हैं। तो उस कंपटीशन में हमारे बच्चे हैं ही नहीं और हम कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिलती है। नौजवानों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप सामने वाले को अगर अपना दुश्मन समझते हो, मुखालिफ समझते हो, तो मुखालिफ को देखकर ही सही आपको कम से कम उसके मुकाबले में अपने आप को तैयार करना होगा। बेशक बेशक। जिस जिहद से वो कौम आगे बढ़ रही है उनके मुकाबले में आप अपने बच्चों को तो लाइए। उनके बच्चे आईएएस बन रहे हैं, हमारे बच्चे मजदूर बन रहे हैं। उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे बच्चे दिल्ली के मजदूर बन रहे हैं। उनके बच्चे आईएएस आईपीएस बन गए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर बन गए। हमारे बच्चे क्या बन गए? कलकत्ता का भेलपूरी बेचने वाला, मुंबई में चना बेचने वाला, ट्रेन में पोहा बेचने वाला, कहीं साहब कुछ और बेचने वाला, कहीं और सरिया तोड़ने वाला। ये सब मजदूरी करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ही बच्चे मिलते हैं। से मैं गुजरात, मुंबई, अहमदाबाद, कहां से मैं घूम के आ रहा हूँ। अलग अलग फैक्ट्री में जाना हुआ, लोगों ने घुमाया फिराया। हर जगह, हर फैक्ट्री में 80% मजदूर अपने बिहार और झारखंड के हैं। और आप कहते हैं कि हमारे यहाँ पैसे नहीं है। अरे भैया, पैसा कमाने की जो स्रोत है, जो जरिया है, वो आपके पास नहीं है, उस तरफ शोर नहीं है। आपने क्या फैसला किया? हम मजदूर हैं तो हमारा बेटा भी मजदूर बनेगा। हम किसान हैं तो मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता। हम साहब दुकानदार हैं तो मेरा बेटा भी दुकानदार ही बनेगा। हमारा बेटा बहुत बड़ा प्रोफेसर नहीं बन सकता। ये नेगेटिविटी जो आपके अंदर है, इसने आपके समाज को डुबा दिया है। इस सोच से बाहर निकलिए और थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ी सी चाहत अपने दिल में पैदा करके उस तरफ काम कीजिए और ये कहिए कि साहब हम मजदूर बने तो चलो ठीक है, लेकिन हम मजदूरी करके भी हम कोशिश करेंगे कि अपने बेटे को बहुत शानदार डॉक्टर बना दे। आप किसान हैं तो ये फैसला कीजिए कि हम किसान भी अपने घर के हालात को चेंज कर सकते हैं। हम किसान हैं तो क्या हुआ, हमारा बेटा एक अच्छा आलिम बन जाएगा, अच्छा मुफ्ती बन जाएगा, अच्छा मुहद्दिस बन जाएगा, अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। जिस दिन आपकी सोच बदलेगी और आप उस बेटा
पैटर्न पे काम करेंगे, आप इदारे बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाने का माहौल कायम करेंगे, 5 साल के अंदर जो हालात अभी बिहार, झारखंड, हिंदुस्तान में है, इसमें गैर मामूली तब्दीली आएगी। फिर वो समाज जो हमें निकालने के लिए सोच बनाया हुआ है, वो हमारी तरक्की, तालीमी तरक्की, तालीमी बेदारी को, तालीमी डेवलपमेंट को देखने के बाद उस समाज का फैसला होगा कि अब मुसलमानों को भगाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने अपने को साबित करने के लिए तालीमी मैदान में बेदारी पैदा कर दी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी बात, ब्लॉक से लेकर जिला तक, जिले से लेकर आपके स्टेट हेडक्वार्टर तक, आप 18% है ना, यहाँ पे कितने परसेंट है आप हिंदुस्तान में? 18-20%। 20 का मतलब जानते क्या होता है? 20 का मतलब 20 ही होता है। 20 का मतलब 100 में 20 होता है। हर जगह 100 में 20 आपको खोजना होगा, तब आप इसको आप अपने मुल्क में तरक्की के शाहराह पर आप अपने को पा सकते हैं। 20 का मतलब ये नहीं कि पुलाव की दुकान में 20% हम, 20 का मतलब ये है कि एजुकेशन के मैदान में भी 20% हम, बिल्कुल, ऑफिसर के मैदान में 20% हम, आईएएस बनने वाले बच्चों में 20% हमारे बच्चे, डॉक्टर्स की फेरिस्त में 20% हमारे बच्चे, यानी 100 डॉक्टर्स में 20 हमारे होने थे, 100 इंजीनियर्स में 20 हमारे होने थे, 100 आईएएस में 20 हमारे होने थे, 100 प्रोफेसर में 20 हमारे होने थे, मगर है कितने? 1%। वो भी 1% ऐसे मॉडर्न लोगों के बच्चे बन जाते हैं आईएएस आईपीएस, जिनको पहले से ही इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, हक है, हक है। मैं कहना चाहूंगा, जिनको आप एससी एसटीज कहते हैं ना, उनसे भी आप और हम तालीम में बदतर होते हैं। उनके बच्चे, आज हम जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमारे कॉलेज में हमारी एक मैम है, हमने जब उनकी बहाली हुई थी तो मुझे हैरत हुई थी। जब वो आई थी हमारे इसमें बहाल होने के लिए, तो मैं उनकी शक्ल शबाहत देखकर, उनकी जिस गाड़ी से वो उतरी थी देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यार शक्ल से लगता नहीं कि ऐसे घर की है, और गाड़ी 25 लाख की चढ़ के आई हुई है। तो मैंने पूछा कि मैम क्या, किस घर से? वो कहने लगे कि मेरा हस्बैंड एडीएम है और मैं खुद +2 की टीचर बन गई। जिनको आप और हम अपनी जबान में, और हम लोग सेकी बगाड़ते रहे, हम लोग फॉरवर्ड है, हम लोग फॉरवर्ड है, हम लोग ये है, हमारे बच्चे नौकर बन गए। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की तालीम की फिक्र आप करें, हर हाल में करें। यही तालीम आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए जितने पैगामात दिए गए थे, ये अल्लामा मुख्तार साहब के मदरसे का ऐलान हुआ, मैंने इनसे पूछा, बोला इसी आबादी का एक मदरसा है, इन्होंने औरतों का मदरसा खोला, बच्चों का मदरसा खोला। अल्लामा कौसर जमाली साहब, हुजूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है, इनकी मौजूदगी में 2-4 और कीमती बातें। इस तालीम के फरोग के बाद आपका समाज बिल्कुल गैर मामूली तौर पर एक हसास समाज बन के तैयार होगा। हमारी बच्चों में जो बेदारी नहीं है, एक तालीम की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह है। महीने 2 महीने में तलाक और खुला और निकाह, और इधर छोड़ो उधर तलाक दो, इधर खुला करवाओ, ये आप लोगों को पता नहीं, हम लोगों को पता है। हम लोगों के पास फोन आते हैं ना, अभी शादी हुई 6 महीने के बाद कोई कहता है खुला चाहिए, कोई कहता है मैं इसे तलाक दे दूंगा। वजह क्या है? वजह की जागरूकता नहीं है, बेदारी नहीं है। हमारे बच्चों ने तलाक जैसी ऐसी चीज, जिसको इस्लाम के पैगंबर ने यह फरमाया कि अल्लाह को जो चीजें सबसे ज्यादा नापसंद है और जायज भी है, वो उसमें से एक तलाक है। हमारे बच्चों ने उसको देना शुरू किया, क्योंकि जाहिल है। हमारी बच्चों ने खुला की डिमांड की, वो भी जाहिला है। तो बाल बच्चों की दोनों की तालीम का बंदोबस्त आपको करना होगा। जब तक बच्चियां नहीं पढ़ेंगी, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके समाज में बेदारी नहीं आ सकती है। एक आखिरी और फाइनल बात, इसी तराजुर में एक बात आई थी रात के 12 बजे तक जगने की। ये रात के 12 बजे तक हमारे बच्चे करते क्या है? तो हमारे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, और सिर्फ बच्चे ही नहीं चलाते हैं, दादा अलग से मोबाइल लिया हुआ है, चाचा अलग से मोबाइल लिया हुआ है, भतीजा अलग से लिया हुआ है, अब्बा अम्मी बड़ी बहन बड़ी छोटी बहन सब मोबाइल, सबका अलग पर्सनल मोबाइल है।
और हैरत दर हैरत इस बात पर है मुझे कि हमारे माशरे में 80% हमारी बच्चियों के पास मोबाइल हैं। उन मोबाइल के रिचार्ज कौन कराते हैं आज तक हमारे गार्जियंस ने कभी पूछा ही नहीं। नहीं समझ में बात आई? बच्चों के पास मोबाइल है, बाप के पास खाने का पैसा है नहीं। मजदूरी करने वाला बाप बेटी के पास मोबाइल है 15,000 का, 300 रुपया पर डे वो बेचारा कमाता है, उसमें से उसकी बीड़ी सिगरेट का पैसा है, उसके बाद उसमें दाल चावल सब्जी है, घर का के खर्चे हैं, पढ़ाई में खर्चे हैं, तो वो अलग से घर के 5 मोबाइल का रिचार्ज कहां से करा पाएगा? हम लोग खुद ही मोबाइल का रिचार्ज डबल नहीं करवा पाते हैं क्या सर? लेकिन वो बच्चियां 1 साल से मोबाइल चला रही हैं, किसी गार्जियन को इसकी फिक्र नहीं। और कभी हमने गार्जियन की हैसियत से अपनी बेटी को पकड़ के पूछा नहीं कि रे तुम्हारा मोबाइल 1 साल से एक्टिवेट है, नेट चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, ये रिचार्ज कौन करता है कराता है? आपने कभी पूछा? नहीं पूछा है। और जब नहीं पूछेंगे उसके बाद तब फिर ये कोडरमा की कहां पे अभी 1 साल पहले की कहानी, जी जी कोडरमा में ना वो लड़की जो जी 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 लड़की का नाम क्या था सर? नाम तो जहन में नहीं है, लेकिन कोडरमा ही रहने वाली थी, है ना? मैंने सुना था कि मदरसे में 2 साल पढ़ चुकी थी वो। जब मीडिया कर्मी उनके घर पे गई और मीडिया ने छानबीन किया कि ऐसा कैसे हो गया, तो एक बहुत बड़ी बात सामने आई थी कि उस बच्ची के वालिद को अपनी बच्ची पर इतना भरोसा था कि वो बच्ची 5 टाइम नमाज पढ़ती थी, वो कुरान की तिलावत वक्त वक्त पे करती थी, सारा काम ठीक ठाक था, मगर एक ऐसी गलती थी जिस पर बाप माँ की तवज्जो बिल्कुल नहीं थी। माँ बाप इससे बिल्कुल बेखबर थे। बच्ची के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल था, उस एंड्रॉयड मोबाइल का गलत इस्तेमाल वो बेटी करती थी, जिसके तनाजुर में नमाज पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, मदरसे में 3 साल पढ़कर घर आने वाली बच्ची, उस पर माँ बाप की तवज्जो नहीं रही। बच्ची शादी भी की तो